प्लस माइनस चार्ज है ना, ऐसे प्लस माइनस चार्ज है, पास आके ऐसे डिफ्यूज हो रहे हैं, बढ़ेगी ना भाई, ये प्लस माइनस है, वो प्लस धीरे धीरे पास आ रहा है, या माइनस प्लस के पास जाके डिफ्यूज हो गया ऐसे। तो जितना प्लस माइनस पास आएगा डिफ्यूज होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी ना उसकी। बच्चों से सपोर्ट लेने में कितना यार मतलब अंदर से नेगेटिव फील आता होगा, भाई मैंने जीवन भर तुमको दिए ही दिया है ना, कभी पैसे दिए, तुमको बड़ा किया, ये किया, सपोर्ट किया, शादी की, वो किया ना, जिम्मेदारी निभाई। इस तरीके से करना पड़ेगा कि उनको पता चले लेकिन पता ही नहीं चले, है ना, उनको पता है कि यही दे रहा है, यही कर रहा है, लेकिन इतना ग्रेसफुल वे होगी पूछो मत। जैसे अपन पेरेंट्स के सामने नहीं बोल सकते, रूल होते हैं ना कुछ, है ना भाई, उनके ज़्यादा अपन आवाज़ तेज नहीं कर सकते। देखो तो ऑक्सीजन पे ज़्यादा स्टेबल है, और पॉजिटिव देखो तो किस पे ज़्यादा स्टेबल होगा, एन पे प्लस होगा ना। पॉजिटिव चार्ज स्टेबल किस पे होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। नेगेटिव किस पे स्टेबल होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कैसे हो भाई, कैसे रही छुट्टियां वगैरह, अच्छी रही, कम तो नहीं लगी, है ना, तो लगा होगा ना। और घर से निकलते वक्त थोड़ा माहौल गमगीन हो गया होगा। बैठो, जहाँ रहते हो वहाँ से निकले होंगे तो सराउंडिंग के पेड़ भी अच्छे लगे होंगे, है ना, ग्राउंड भी अच्छे लगे होंगे, घर भी अच्छे लगे होंगे, है ना। और मम्मी थोड़ी इमोशनल हो गई होगी। तो देखो यार, अपने को थोड़ा ना, अब आजकल बाहर रहना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप थोड़ा अच्छे से रहो, सफल बनो, सुखी रहो। तो पेरेंट्स ही चाहते हैं कि हमारा बच्चा सुखी रहे, है ना। अब सुख के बहुत सारे क्राइटेरिया है, तो सुखी के लिए थोड़ी मेहनत करो, और थोड़ी, तुम तो बहुत मेहनती हो यार, बस करते जाओ मेहनत। बस वो कहते हैं ना, फल की इच्छा मत करो, मार्क्स मत देखो, बस कोशिश करते जाओ, अच्छी जगह पहुंच जाओगे। तुम्हारे जितने मेहनती बच्चे बहुत कम हैं यार, 14-15 लाख में से मुश्किल से कितने मेहनती होंगे, 1 लाख बच्चे होंगे, उस 1 लाख में हो तुम। तो रोज़ यहाँ ऑफलाइन आके 4-5 घंटे सुनना, घर जाओ, आसान काम थोड़ी है, समझ रहे हो भाई। लेकिन अब क्या तुम्हें आदत पड़ गई है, सुन रहे हो। जैसे ओलंपिक में पहलवान तैयारी करते हैं, उनको तैयारी करते देखा कभी? अपन देखते हैं मेडल, उनका कितने मिनट का मैच होता है, 5-6 मिनट का मैच होता है ना उनका, उनको तैयारी करते देखना तुम। जैसे एक बच्चा है कोटा में, तैयारी कर रहा है वो, है ना, बहुत कम रिसोर्सेज है, मतलब उसके रिसोर्सेज बहुत कम है, मतलब वो खाना पीना ही अफोर्ड नहीं कर सकता, वो तैयारी कर रहा है। तो वो तैयारी करते वक्त उसका शेड्यूल क्या है पता है, सुबह 3 घंटे, दोपहर में 1-1.5 घंटा, फिर शाम को 3 घंटे, फिर यानी 7-8 घंटे तक वो कुश्ती करता है। और कुश्ती जैसा गेम है ना, वो ऐसा क्रिकेट जैसा तो है नहीं कि भाई बाउंड्री में जाकर खड़े हो गए कि भाई आप खड़े हो आराम से, ठीक है, बॉल आएगी तो भाग लेंगे, या बीच में खड़े हो गए, बॉल आई हाथ ऐसे कर लिया, है ना, करते हैं ना ऐसे। तो थोड़ा मतलब इतना हाई इंटेंसिटी वाला गेम नहीं है ना, जो फील्डर है उनको तो आराम भी मिलता है ना ऐसे। और कुश्ती में थोड़ा ऐसा नहीं होता है कि भाई आप कुश्ती कर रहे हो और 2 मिनट रुक गया कि नहीं यार सामने वाला आया बोला ऐसे कर दिया, ऐसा थोड़ी होता है। वो हर एक सेकंड इतना, मतलब तुम देखोगे ना, गर्मियों में देखोगे तो क्या मेहनत करते हैं। और उसके बाद उनका सारा कैरियर किस पर डिपेंड करता है, वो एक 5 मिनट की फाइट पे, ठीक है। तो कितना रिस्की है उनका कैरियर, तुम्हारा इतना रिस्की है ही नहीं। एग्ज़ाम दिया, जितने आने थे 5-10% ऊपर नीचे आ गए, ऐसे थोड़ी एकदम बाहर हो गए। तो अपन कम रिस्क जोन में, वो एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया कि मैं तुम्हें समझाया कि भाई अपने से ज़्यादा भी कई रिस्क लेते हैं। और बड़े एग्जाम की जब तैयारी करते हैं तो बड़ी सोच के साथ करनी पड़ेगी। उस समय कोई रूल रेगुलेशन नहीं होते कि ये हो गया वो, एक्सक्यूज़ नहीं होते। एक्सक्यूज़ मतलब तुम एग्ज़ाम के बाहर हो, तुम तैयारी कर ही नहीं रहे हो। कड़ी मेहनत की ज़रूरत है, कड़ी फिजिकल मेंटल लेवल को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि हो जाएगा मेरे से, हो जाएगा मेरे से, हो जाएगा। अभी एक 12th का एक बच्चा आया था, उसका बड़ा भाई भी पढ़ा हुआ है, तो वो बड़ा भाई पढ़ा हुआ है, तो उसको मदर को थोड़ा आइडिया था, तो उसने बहुत अच्छी बात बोली कि सर है ना, मतलब तैयारी में ऐसा लगता है कि मेरा बड़ा वाला बेटा भी ये बोलता था कि उसको कभी कॉन्फिडेंस आया ही नहीं, लेकिन मैंने तो करता जा, और वो कर गया और अब ठीक ठाक जगह पहुँच गया, है ना, सिलेक्शन भी हो गया, रैंक भी ठीक आ गई उसकी। तो अब छोटा वाला तैयारी कर रहा है, उसकी भी ये हाल है कि मेरे को ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, ये तो होगा ही भाई, एग्ज़ाम बड़ा है, ऐसा थोड़ी है कि मतलब सब आ रहा है, तो फिर वो एग्ज़ाम नहीं है, फिर तो कुछ और हो रहा है। सब आ रहा है मतलब मामला गड़बड़ है। और कोई ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा, वो तो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है।
तुम्हारे लिए मैं कर दूंगा, तुम मेरे पास आ जाओ। हम कोचिंग वाले बोलते हैं ना ऐसे, क्या हमारे एडमिशन लो यार, हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे। यहाँ तो नहीं बोला होगा वैसे, है ना भाई साहब, वो बोल रहा है ना, बहुत बड़ा झूठ है वो कर देगा। मतलब ये क्या बात हुई कि भाई तुम मेरे पास आ जाओ, मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ के दिखाता हूँ, तुम भी चढ़ जाओगे। अरे तुम्हें ही करना है। कोचिंग का रोल सिर्फ पढ़ाना है, सही तरीके से पढ़ाना है, सही लेवल पे पढ़ाना। उसका रोल खत्म हो गया, अब तुम्हारा रोल स्टार्ट हो गया। तो ऑलमोस्ट 1:1.5 रेशियो होना चाहिए कि 4 घंटे यहाँ कोचिंग में पढ़ रहे हो तो 6 घंटे घर पे पढ़ो, है ना। 5-6 घंटे पढ़ रहे हो ना, 6 घंटे मतलब एग्जैक्ट 6 घंटे, वो वाले 6 घंटे नहीं है कि भाई वो घड़ी ऑन कर ली, और घड़ी तो खैर ऑन नहीं की, घड़ी देख ली कि भाई 3 बज गए, थोड़ी पढ़ाई की, थोड़ा टहले, फ़ोन आ गया, बात कर ली, है ना, खाना खाने चले गए, टाइम घड़ी रुकी नहीं है, घड़ी चलती जा रही, ठीक है ना। फिर आपने गिन लिया कि भाई मेरे 6 घंटे हो गए, तो वो थोड़ी 6 घंटे पढ़ाई हुई है आपकी इफेक्टिव पढ़ाई तो 4 घंटे हुई उसमें, है ना। तो ऐसे टाइम लगा के भाई टाइमर ऑन किया करो, ये टाइमर है, पढ़ाई स्टार्ट नाउ। वॉशरूम जाना है, टाइमर रोक दिया। फ़ोन आ गया, वैसे तो फ़ोन स्विच ऑफ होना चाहिए, टाइमर रोक दिया। किसी ने नॉक कर दिया, टाइमर रोक दिया। तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि मैं कितना पढ़ रहा हूँ। उससे क्या होगा कि तुम्हारा दिमाग के अंदर जो एक सूडो कॉन्फिडेंस आता है ना, वो नहीं आएगा क्या भाई 6 घंटे में पढ़ रहा हूँ। फिर आप नेट देखोगे, यार मैं तो 4 ही घंटे पढ़ा या 3.5 घंटे पढ़ा, फिर आप उसको धीरे धीरे बढ़ाओ। उससे आपके अंदर वो फीलिंग आई है, मेरे को थोड़ा और बढ़ाना है, थोड़ा और बढ़ाना है, टाइम वेस्ट कम करना है। तो तुम टाइमर के साथ पढ़ा करो। ये पता है मेरे को किसने बताया? एक यूपीएससी क्वालिफाइड बच्चे ने ये बात बताई मुझे, ठीक है। वो आईआईटी भी क्वालिफाइड है, यूपीएससी में बहुत अच्छी रैंक है, 32 आईएफएस है, वो अजमेर का रहने वाला है। तो मैंने किसी सिलसिले में अभी बात की थी उसे दिवाली पे, तो ऐसी बातचीत में बताने लगा। तो वो जिसके लिए बात की थी ना, वो ये कह रहा था कि मैं इंटरव्यू देखता हूँ लोगों के, लोग कहते हैं 14 घंटे पढ़ रहे हैं, यूपीएससी 15 घंटे पढ़ रहे हैं। तब उसने बताया ये चीज़, उसने बताया कि पहले तो 14-15 घंटे कोई पढ़ नहीं सकता, है ना। वो किताब लेके बैठना और पढ़ना दोनों अलग अलग चीज़ है। फिर उसने ये बात बताई कि मैं टाइमर लगा के पढ़ता था और 6 से 7 घंटे मेरा टाइमिंग होता था रेगुलर। तो उससे मैंने ये क्रैक कर लिया, मेरी 32-33 रैंक आ गई। तो मैंने कहा कितना शानदार आइडिया यार। और वो जो दूसरा जो बच्चा हमारा फैमिली में तैयारी कर रहा है, वो लोगों के इंटरव्यू देख देख के, वो दिवाली की छुट्टियों में फ्री था, तो कोई कह रहा मैं 16 घंटे पढ़ रहा हूँ, कोई कह रहा मैं 14 घंटे पढ़ रहा हूँ। वो मेरे को बोला यार कि यार कैसे ये बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं? क्या पॉसिबल ही नहीं है। अच्छे से अच्छा जो टॉपर है, जेई का भी ले लो, तो 7-8 घंटे पढ़ते हैं अदर देन कोचिंग। पढ़ने का मतलब सेल्फ स्टडी। कुछ होते हैं ऐसे रेयर, 10-15 साल में 1-2 बच्चे होते हैं जो थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेते हैं, 12-12 घंटे पढ़ लेते हैं। 7-8 घंटे पढ़ना बहुत बड़ी बात होती है, समझ लो, टाइमर के साथ, ठीक है ना। तो तुम मैं ना वो टाइमर वाला फंडा लगाओ। जैसे ही वो बात करने लगा ना, मुझे तुम्हारी याद आ गई। मैंने कहा जाते ही मैं तुमको बताऊंगा, तुम टाइमर से पढ़ा करो। और सारे दुखों का कारण है उम्मीद। उम्मीद मत रखो कुछ भी कि आज सर आएंगे, आज आएंगे ही नहीं, खुश रहोगे एकदम। आज पढ़ाएंगे ही नहीं, है ना। आज समझ में आएगा, आज आएगा ही नहीं समझ में, समझ गए आप, ठीक है। आज मतलब हर चीज से उम्मीद 0 कर लो, लाइफ अच्छी हो जाएगी, समझ रहे हो भाई, है ना। अपन उम्मीद कर लेते हैं ना कि मामा जी मेरे लिए करेंगे, चाचा जी ये करेंगे, दोस्त ये करेगा, सर ये करेंगे, वो दुखों का कारण है। ये मैंने लाइफ में अभी 5-7 साल पहले सीखा। उम्मीद 0 रखनी है, तब आप सुखी रहोगे, है ना। समझ में आई तुम्हारी बात, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कौन सी थी? टाइमर वाली। टाइमर लगा के पढ़ना है, ठीक है। अब आगे बढ़ो, और फिर मुश्किल नहीं है, फिर आसान हो जाएगा। फिर तुम भी इंटरव्यू देना, इंटरव्यू में कुछ भी बोलना कि मैं तो सोता ही नहीं था, सोया ही नहीं मैं तो 6 महीने। लोग सुनेंगे, है ना। सफलता के बाद कुछ भी बोलो आप कि मैं तो देखा ही नहीं सूरज कब ढलता है और कब उगता है। आखिरी सूरज ही मैंने 2 साल पहले देखा था। तो सफलता के बाद तो कुछ भी बोल सकते हैं। चलो, हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सीखा था ना, आज हम सीखेंगे रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हेडिंग समझ में आ रही है? अपन ये सीखेंगे कि भाई कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। रेजोनेंस कैसे बनाते हैं वो हमने सीख लिया, है ना। कब रेजोनेंस होता है वो हमने सीख लिया।
अब आप ये बताओ, बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है कि एंडोथर्मिक होता है? जब भी बॉन्ड बनता है वो एक्सोथर्मिक होता है कि एंडो होता है? एक्सो होता है ना। बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो कभी भी बॉन्ड बन रहा हो ना, और चाहे कोई भी बॉन्ड बना रहा हो, उसमें कोई छुआछूत वगैरह कुछ नहीं है ना, तो कोई भी बना रहा हो है ना, इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, कोई भी हो, वो स्टेबिलिटी क्या होगी उसकी? बढ़ेगी। समझ गए आप? तो बताओ कौन से एटम बॉन्ड बनाने पे स्टेबिलिटी बढ़ती है? किस एटम की बढ़ती है? कौन सा एटम एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाने पे स्टेबिलिटी बढ़ेगी? सभी की बढ़ेगी, ये तो बताया मैंने, है ना। सभी बॉन्ड जब भी बनेगा स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो पहला ये लिखो, बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये तो मैं जनरल बता रहा हूं कि जब भी बॉन्ड बनेगा, हमें पूछा जाए कि बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है, तो हम बोलते हैं ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। अच्छा, अब ये बताओ कि क्या ये कार्बोकैटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज है? ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है ना हमारा। इसका रेजोनेंस कैसे करेंगे? लोन पेयर यहां पाई बॉन्ड बनाएगा, ऐसे करेंगे ना हम लोग रेजोनेंस। तो इसका रेजोनेंस किया तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। अब आप बताओ इन दोनों में से मोर स्टेबल कौन है? पहला वाला या दूसरा वाला? दूसरा वाला नहीं है। कौन सा है बताओ? फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है या बताओ सेकंड वाला? सेकंड नहीं है। बोलो। आंसर सेकंड है, लेकिन सेकंड नहीं है। अब बताओ कैसे? सेकंड वाला जो है वो सिर्फ स्टेबल नहीं है, सेकंड इज हाईली स्टेबल। अब आप ये बताओ कि ऐसा इसमें क्या है कि हाईली स्टेबल है ये? हाँ, अगर इसमें एक्स कोवेलेंट बॉन्ड है तो बताओ इसके अंदर कितने कोवेलेंट बॉन्ड है? एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन गया ना, x+1, यानी एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन गया उसका। इसके अंदर पहले वाले में कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है या ऑक्टेट इनकम्प्लीट है? C+ मतलब क्या है? कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। और यहां पे क्या है? कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। समझ में आया? अब एक ही डाउट है कि यहां कार्बन पे प्लस है और यहां ऑक्सीजन पे प्लस है, तो आपने ये पढ़ा है कि C+ इज मोर स्टेबल देन O+, ये भी पढ़ा है ना हमने, ठीक है। लेकिन इनके ये जो चार्ज है ना, इट इज ए सूडो चार्ज या फॉर्मल चार्ज है। सूडो चार्ज मतलब इसका ऑक्टेट तो पूरा है, लेकिन ये चार्ज कंजर्वेशन का चार्ज है, मतलब समझ लो फॉर्मल चार्ज है ये। समझ गए आप? एक चार्ज होता है डेफिशिएंसी का चार्ज, वो चार्ज नहीं है ये। तो पहले लिखो इसको। तो सेकेंड वाला दोनों RS बनाओ, और सेकेंड इज हाईली स्टेबल। तो दो रीजन है हाईली स्टेबल का, एक तो ऑक्टेट कंप्लीट और दूसरा रीजन क्या है? मोर कोवेलेंट बॉन्ड। देखो, कंप्लीट ऑक्टेट एंड मोर कोवेलेंट बॉन्ड। सेकेंड में लिख लिया आपने, हाईली स्टेबल, कंप्लीट ऑक्टेट, मोर कोवेलेंट बॉन्ड। नोट कर लिया सबने? तो जब भी रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ RS देखो तो पहले ये देखना है कि भाई किसमें एक्स्ट्रा बॉन्ड बन रहा है। आगे बढ़े। सेकंड लिखो, अच्छा ये बताओ कि अभी जो मैंने बनाया है, क्या ये कार्बोकैटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज है? बोलो, है ना। कार्बोकैटायन डायरेक्टली अटैच विद हेटेरो एटम था ना। कैटायन जब हेटेरो एटम से सीधा लगाओ, हेटेरो एटम मतलब सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है ना। तो इससे हमारा एक और RS बनेगा। अब आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा RS ज्यादा स्टेबल है। फर्स्ट वाला स्टेबल है, सेकंड वाला? सेकंड नहीं है। सेकंड कैसा है हमारा? हाईली स्टेबल है। वेरी गुड। नया एक्स्ट्रा बॉन्ड बन रहा है ना भाई। एंड व्हाई इट इज हाईली स्टेबल? क्या रीजन बताया इसके? एक तो ऑक्टेट कंप्लीट है
और दूसरा रीजन क्या है, मोर कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये कार्बोकैटायन जो हेटेरो एटम के पास लगते हैं ना, बहुत स्टेबल होते हैं क्योंकि उनका आरएस बहुत स्टेबल होता है। सेकेंड लिख लिया सबने? थर्ड बताओ। थर्ड में बताना है कि इन दोनों में से एक अनस्टेबल है। तो बताओ अनस्टेबल कौन है? अच्छा पहले ये बताओ कि लेफ्ट से राइट जाने में क्या कोई एक्स्ट्रा बॉन्ड बन रहा है क्या? अगर सपोज करो इसमें एक्स कोवेलेंट बॉन्ड है, या सिंपल पाई बॉन्ड देख लो ना, एक ही पाई बॉन्ड है, फिर रेजोनेंस क्या यहां भी एक ही पाई बॉन्ड है। अगर उसमें एक्स बॉन्ड है तो इसमें भी तो एक्स ही बॉन्ड है टोटल। तो क्या इसमें जैसे इसमें हो रहा था ना, इसमें एक एक्स कोवेलेंट बॉन्ड है ना, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में x+1 हो गया, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन गया ना। तो बताओ इसमें कोई एक्स्ट्रा बॉन्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा? नहीं बन रहा है। अब बताओ इन दोनों में से अनस्टेबल कौन है? फर्स्ट वाला है सेकेंड वाला? इसका आंसर सेकेंड है। सेकेंड, लेकिन सेकेंड अनस्टेबल नहीं है, हाईली अनस्टेबल है। वेरी गुड, ठीक है। अब बताओ ऐसा क्या हुआ कि सेकेंड वाला हाईली अनस्टेबल है? ऑक्सीजन, देखो हमारे जीवन में कुछ बेसिक रूल होते हैं ना, कि जैसे अपन पेरेंट्स के सामने नहीं बोल सकते, रूल होते हैं ना कुछ, है ना भाई, उनके ज़्यादा अपन आवाज़ तेज नहीं कर सकते, है ना, उनका कहना मानना, कोई फंडामेंटल रूल्स होते हैं ना, अच्छा बिहेव करना। तो वैसे ये फंडामेंटल रूल्स हैं। हम कभी भी O+ इनकम्प्लीट ऑक्टेट नहीं बनाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। O+ इनकम्प्लीट ऑक्टेट मतलब ऑक्सीजन बिकम वेरी खूंखार। वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उस पर प्लस आ गया, मतलब भारी अनस्टेबल है, तो हमारे उसूलों के खिलाफ है। ये हम RS कभी बनाएंगे नहीं। ये तो मैंने आपको बता दिया स्टेबिलिटी के लिए। अभी देखो, अभी मैं कह रहा हूं कि O+ इज हाईली अनस्टेबल, और अभी मैंने कुछ समय पहले बोला था कि O+ इज हाईली स्टेबल। ये हाईली स्टेबल है, ये हाईली अनस्टेबल है। फर्क क्या है? इसमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। जो मैं बोल रहा हूं ना कि हमें ये कभी नहीं बनाना है O+, N+, F+, ये हमको कभी नहीं बनाने। कब नहीं बनाने? जब इनके ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो। लेकिन अगर इनके ऑक्टेट कंप्लीट हो, वो तो फॉर्मल चार्ज है, चार्ज कंजर्वेशन का चार्ज है, वो तो आप बना सकते हो। तो अब आपको फर्क समझ में आ गया कि इसके अंदर हमारा ऑक्टेट कंप्लीट है, इसके अंदर भी हमारा ऑक्टेट कंप्लीट है, और कौन सा नहीं बनाना है जिसमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, उसको हम नंबर ऑफ RS में काउंट भी नहीं करते। तो बनाओ उसको, और सेकंड के आगे लिखो हाईली अनस्टेबल। तो ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि O+ कभी स्टेबल हो जाता है, कभी अनस्टेबल हो जाता है, वो उसके ऑक्टेट से रिलेटेड है। लिख लिया सबने? नीचे लिखा आपने O+, N+, F+ इनकम्प्लीट ऑक्टेट इज हाईली अनस्टेबल। O+, N+, F+ इनकम्प्लीट ऑक्टेट इज हाईली अनस्टेबल। आगे बढ़े। अब फोर्थ पे आते हैं, फोर्थ एग्जाम्पल। फोर्थ में ये बताओ कि जैसे हमारे पास ये एक एसिड है ना, इसका मैंने रेजोनेंस किया, ये लोन पेयर से पाई बॉन्ड से नेगेटिव, तो ये बना O+ और लोन पेयर, और ये क्या बना O-। भाई दो लोन पेयर तो पहले से ही है ना इसके पास भी दो लोन पेयर है। इसने पाई बॉन्ड, एक लोन पेयर ने पाई बॉन्ड बनाया और पाई बॉन्ड ने लोन पेयर बनाया, तो इस ऑक्सीजन पे 3 लोन पेयर हो गए, इस पे 1 लोन पेयर और 3 बॉन्ड हो गए, है ना। तो अब बताओ कि अगर इसमें X कोवेलेंट बॉन्ड है, इसमें कितने होंगे? X+1 या X? इसमें भी तो X ही है, एक पाई बॉन्ड बन रहा है, एक ब्रेक हो रहा है, सेम ही बन रहा है। ऑक्टेट रूल बताओ, ऑक्टेट। इसमें दोनों ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसमें भी तो कंप्लीट है ऑक्टेट, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 8 है, 3 बॉन्ड और 1 लोन पेयर,
इसमें 3 लोन पेयर और एक सिग्मा बॉन्ड, यानी दोनों के ऑक्टेट पूरे हैं। यानी जो मैंने आपको 2 रूल बताया वो तो कॉमन है, मोर कोवलेंट एंड ऑक्टेट। अब बताओ इन दोनों में से स्टेबल कौन है? फर्क क्या है दोनों में, डिफरेंस क्या है? फर्क यह है कि हाँ, एक है हमारा न्यूट्रल और एक कैसा है हमारा चार्ज। या उल्टा भी समझ सकते हो कि एक चार्ज से न्यूट्रल बन रहा है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? प्लस, ये प्लस माइनस चार्ज है ना, ऐसे प्लस माइनस चार्ज है, पास आके ऐसे डिफ्यूज हो रहे हैं, इससे फर्क क्या पड़ेगा? स्टेबिलिटी बढ़ेगी कम होगी? बढ़ेगी ना भाई। ये प्लस माइनस है, वो प्लस धीरे धीरे पास आ रहा है, या माइनस प्लस के पास जाके डिफ्यूज हो गया ऐसे। तो जितना प्लस माइनस पास आएगा, डिफ्यूज होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी ना उसकी। तो मैं ये बोल दूं कि फर्स्ट वाला जो है वो ज्यादा स्टेबल है। या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, चार्ज जनरेशन रिक्वायर एनर्जी, चार्ज जनरेट करने में एनर्जी रिक्वायर होती है। तो समझे आप? तो इसमें स्टेबल कौन होगा? हमारा फर्स्ट वाला। और कंसेप्ट कौन सा लगेगा? न्यूट्रल इज मोर स्टेबल देन चार्ज। न्यूट्रल इज मोर स्टेबल देन चार्ज। एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, एक में बहुत प्लस माइनस चार्ज ही चार्ज जनरेट हो रहे हैं, तो चार्ज वाला अनस्टेबल। दिव्या, अरे भाई मिठाई खराब तो नहीं होगी 7-8 दिन में? तो लाई होगी ना, तो खराब तो नहीं हो जाएगी? तुम लोग मिठाई उठाई लाने की बात हुई थी ना अपनी यार, दिवाली के बाद घर पे रखी होगी ना, लिया ना, अगली बार खराब हो जाएगी बड़े बड़े यार। तो 100 ग्राम गुड़ लिया ना, गुड़ आता है ना, गुड़ 100 ग्राम गुड़ लिया ना। 100 ग्राम गुड़ तो ला ही सकते हो, है ना? 10-20 रुपए में आ जाएगा, 20-25 रुपए में से। आगे बढ़े। अभी एक जने से मैं बात कर रहा था, हमारे स्टाफ में, उनका बच्चा है ना, तो मतलब 10-12 साल का होगा, 5th-6th में पढ़ता है। कितने साल का होगा? 6-3-12-13 साल का होगा ना। तो ऐसे ही कुछ बात चली, वो कह रहे थे मैं उसके लिए करता हूँ, वो करता हूँ, ऐसे बता रहे थे कुछ, है ना। तो मैंने उनको बताया कि यार तो लाइफ में क्या होता है, पेरेंट्स जो होता है ना, वो ज़िंदगी भर बच्चे को देता है भाई, उसको बच्चे को पैदा करता है, उसकी देखभाल करता है, और माँ तो खैर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेक्रीफाइस करती है, तब बच्चा बड़ा होता है। घर में अपन छोटा सा जानवर रखते हैं, उसकी भी कितनी देखभाल करनी पड़ती है, तब वो डेवलप होता है। और हम तो इतने से होते हैं, इतने से फिर बढ़ते हैं, शुरू में तो कितना ध्यान रखना पड़ता है। तो उसके बाद वो बड़ा होता है, फिर उसको वो मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट भी करते हैं, इमोशनल सपोर्ट भी करते हैं, वो करते रहते हैं। फिर उनकी एज कम होने लगती है, उनके रिसोर्सेज कम होने लगते हैं, ये रिटायर हो जाते हैं, तो अब उनको ज़रूरत पड़ती है। तो उनको अपने बच्चों से सपोर्ट लेने में कितना यार मतलब अंदर से नेगेटिव फील आता होगा, भाई मैंने जीवन भर तुमको दिए ही दिया है ना, कभी पैसे दिए, तुमको बड़ा किया, ये किया, सपोर्ट किया, शादी की, वो किया ना, जिम्मेदारी निभाई। अब एक एज के बाद आपको उनको देना है ना, तो उनको लेने में कितनी प्रॉब्लम होगी। आपकी देने की नीयत है नहीं है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उनको लेने में कितनी दिक्कत होगी, तो ये सोचो। तो मैंने उनको 2 एग्जाम्पल बताए मेरे घर के। मैंने कहा कि मतलब वो पेरेंट्स कभी नहीं चाहता है कि मैं बच्चे से कुछ लूँ, और अगर वो लेना पड़ रहा है उसको, और उसने गलती से भी कई बार गुस्से में या कुछ बोल दिया ऐसा, तो क्या कि एक नेगेटिव लाइन जो होती है ना, वो कई सालों तक इम्पैक्ट करती है, लाइफ टाइम इम्पैक्ट करती है। आपने बोल दिया कि क्या हमेशा मेरे से मांगते रहते हो, फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो आप सोच नहीं सकते उस लाइन का क्या मतलब होगा उस पेरेंट्स के लिए जिसने 25-30 साल तुम्हारे ऊपर लगाए, सब कुछ लगाया तुम्हारे ऊपर। और वो बोलने वाला जो है ना, मतलब बहुत फुल, मतलब आपको इतना ग्रेसफुल रहना है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रेसफुल रहना है। आप ऐसे भी नहीं कर सकते कि लो मम्मी ये पैसे ले लो, पापा ये पैसे ले लो, या आप ये सपोर्ट ले लो। आपने डायरेक्ट दिया, वो भी ऑफेंस है, क्योंकि वो भी उनको बुरा लगेगा। तो आपको एक ऐसा रास्ता निकालना होगा कि अगर उनको ज़रूरत है तो, है ना, भगवान ना करे उनको ज़रूरत ही पड़े कभी, इस तरीके से करना पड़ेगा कि उनको पता चले लेकिन पता ही नहीं चले, है ना। उनको पता है कि यही दे रहा है, यही कर रहा है, लेकिन इतना ग्रेसफुल वे होगी पूछो मत। सुनने मेरी बात, ऐसे नहीं करना है कि तुम थोड़ा बहुत
क्या होगा कि तुम्हारा कैरियर आएगा ना 25 से 40 तुम बढ़ोगे, तो इंसान उस समय धरती से थोड़ा ऊपर होता है ज़्यादातर, है ना, या नई नई शादी, नई बीवी, नया हस्बैंड, समझ रहे हो तुम, सब नया ही नया होता है, लगता है जीवन ऐसे ही चलेगा, फिर थोड़े टाइम बाद ढलान आती है, ठीक है ना। तो उस समय आदमी की पहचान होती है कि आदमी कैसा है। तो इसलिए पहचान उस समय नहीं होती है, पहले ही हो जाती है कि जब वो अच्छे टाइम में कैसा था, है ना। वो बता, वो मिनिस्टर बन गया, वो कैसे लोगों से बिहेव कर रहा है, ऐसे मिनिस्टर जब नहीं रहेगा तब तो अच्छा ही बिहेव करेगा कि हाँ यार आओ साहब बैठो, ये वो। जब वो पावर में था तो वो कैसे बिहेव करता है, वही उसकी पर्सनैलिटी डिसाइड होती है। ऐसे ही जब तुम कैरियर के राइज करोगे तब तुम कैसे हो, वही तुम्हारी, आज तो तुम अच्छे हो सारे, डिपेंडेंट हो ना, सबके लिए अच्छे हो, जब तुम राइज करोगे तब पता चलेगा तुम में से कौन कैसा कैसा है। वैसे तुम अच्छे हो ऐसी बात नहीं है। तो ये जो देने वाली बात है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए तुम। या उनको ऐसा कुछ बना के दे दिया कि तुम्हारी जरूरत ही नहीं पड़े, ऐसा काम करना है, ठीक है। चलो ये लिख लिया आपने 4th वाला। अब 5th पे आओ। अब ये बताओ कि इन दोनों आरएस में से कौन सा आरएस हमारा ज्यादा स्टेबल है। ये मैं मिठाई तुमसे, पर्पज मेरा ये था कुछ मंगाने का कि तुमसे कुछ लेना, क्योंकि तुम्हें खुद लेने की आदत पड़ी हुई है, ले ही ले रहे हो, खुद देने की आदत डलवानी थोड़ी सी। तो ये बताओ कि इन दोनों में से स्टेबल कौन है, क्या बोलते हो। पहले ये बताओ कि इसमें कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं। इसमें अगर x कोवेलेंट बॉन्ड है तो बताओ इसमें कितने हैं। इसमें भी x है, इसमें ऑक्टेट कंप्लीट है, इसमें भी ऑक्टेट कंप्लीट है हमारा, है ना। अब ये बताओ कि वो कॉन्सेप्ट था ना, न्यूट्रल इज मोर स्टेबल देन चार्ज, वो भी नहीं लगेगा। इस पे नेट चार्ज कितना है, -1 -1, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। इस पे नेगेटिव चार्ज किस पे और इस पे किस में, कार्बन पे। तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा भाई, नेगेटिव चार्ज किस पे होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होना चाहिए ना। तो सेकंड वाला हमारा मोर स्टेबल है। व्हाई इट इज मोर स्टेबल, बिकॉज नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज मोर स्टेबल। negative charge on more electronegative is more stable. लिख लिया सबने। सेकेंड इज मोर स्टेबल, यानी ऑक्सीजन पे नेगेटिव मोर स्टेबल होगा देन नाइट्रोजन देन कार्बन। सिक्स्थ वाला लिखो। हमारे पास ये कार्बोकैटायन है और इसका रेजोनेंस किया तो ये कार्बोकैटायन बन गया। इन दोनों में बताओ मोर स्टेबल कौन है। अच्छा पहले अपन, सबसे पहले हमारा रूल, सबसे पहले हमने क्या क्या देखा था बताओ। हमने ये देखा था कि भाई कि एक मोर कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए, और हमने साथ ही देखा था ऑक्टेट कंप्लीट होने चाहिए। तो बताओ इन दोनों में से किसमें कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा है, बराबर है। ऑक्टेट इसमें इनकम्प्लीट है, उसमें भी इनकम्प्लीट है ना। फिर हमने ये भी देखा था न्यूट्रल इज मोर स्टेबल देन चार्ज। तो बताओ इन दोनों में से कौन न्यूट्रल है, दोनों सेम है ना, दोनों चार्ज है। फिर हमने देखा था कि नेगेटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर स्टेबल। तो बताओ किस पे नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, नेगेटिव है ही नहीं, है ना। या बोलते हैं पॉजिटिव ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर स्टेबल, वो तो सेम ही है। तो ये चारों जो पढ़े हैं वो तो सेम हो गए। अब हम नेक्स्ट क्या करें बताओ।
अच्छा, क्या ये सेम स्टेबिलिटी क्या है, क्या इक्वल है क्या? इक्वल तो नहीं है। इक्वल स्टेबिलिटी के तब होंगे जब एग्जैक्टली डुप्लीकेट होंगे, डुप्लीकेट नहीं है। तुमको एक सेलेक्ट करना है, तो बताओ कैसे करेंगे? डिफरेंस क्या? डिफरेंस है, ये कार्बोकैटायन है ना हमारा, तो ये कितने डिग्री का कार्बोकैटायन है बताओ? 2 डिग्री। ये कितने डिग्री का कार्बोकैटायन है? 1 डिग्री। तो 2 डिग्री और 1 डिग्री में स्टेबल कौन होता है? 2 डिग्री। क्यों स्टेबल हो रहा है? क्योंकि ये जो sp3 कार्बन है ना, इसका कौन सा इफेक्ट लग रहा है बताओ? इसका लग रहा है प्लस आई, और यहां पे H लग रहा है। H का इंडक्टिव इफेक्ट तो 0 है, तो एक प्लस साइड से स्टेबलाइज हो रहा है और एक 0 इंडक्टिव इफेक्ट है। तो इन दोनों में से स्टेबल कौन हुआ हमारा? पहला वाला ज्यादा स्टेबल होगा। इट इज मोर स्टेबल बिकॉज 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, या फिर हम बोल दें कि बिकॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। समझ गया आप? अच्छा, ये जो रूल लिखे हैं ये किस सीक्वेंस में बताओ? मोर कोवेलेंट बॉन्ड फर्स्ट होना चाहिए या ऑक्टेट फर्स्ट होना चाहिए? इन दोनों में से कौन फर्स्ट होना चाहिए? ये बड़ा भारी कंफ्यूजन रहता है कि मैं कोवेलेंट देखूं या ऑक्टेट देखूं। एक कंफ्यूजन तो वहां होता है कि O प्लस कौन सा स्टेबल, वो तो क्लियर हो गया, ऑक्टेट से देखना है। अब इन दोनों में से फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देनी है? मोर कोवेलेंट या ऑक्टेट? बोलो भाई। मोर कोवेलेंट। कितने लोगों का आंसर मोर कोवेलेंट बॉन्ड है? वेरी गुड, बहुत अच्छे। कितने लोगों का आंसर ऑक्टेट कंप्लीट है? वेरी गुड, तुम भी करेक्ट हो। और इनकरेक्ट कौन हुआ? जिन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं किया ना। दोनों सही हैं, यानी ये भी फर्स्ट है, ये भी फर्स्ट है। अब बताओ कैसे? कभी कभी ये फर्स्ट हो जाएगा, कभी कभी ये फर्स्ट हो जाएगा। यानी ऑक्टेट रूल कब वायलेट कर सकते हैं? जब उसको ऑक्टेट एक्सपेंड हो रहा हो, जिसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल हो, है ना। तो अगर हमारे पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, इसमें कौन सा रूल इंपॉर्टेंट है? ऑक्टेट। यानी इसमें बी जो है वो ए हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर हमारे पास क्लोरीन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, ये तो ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकते हैं ना भाई। ये ऑक्टेट रूल वायलेट भी हो रहा है और एक्स्ट्रा बॉन्ड बना रहा हो, तो भी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे मान लो ये कार्बोनाइन है, ये क्लोरीन है ना। तो इसमें डी ऑर्बिटल रेजोनेंस हो रहा है, इसमें स्टेबल कौन है? फर्स्ट वाला या बताओ सेकंड वाला? सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है ना, वहां ऑक्टेट वायलेट हो रहा है तो भी ज्यादा स्टेबल है वो। तो अगर ये एटम्स हैं तब कौन फर्स्ट होगा हमारा? इसमें रहेगा ऑक्टेट और इसमें कौन रहेगा? मोर कोवेलेंट बॉन्ड। ये लिख लो आप। ये किस चीज के रूल है? टू डिटरमाइन रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कौन स्टेबल है और कौन अनस्टेबल है, उसके रूल है ये। अगर चाय वगैरह पियोगे क्या? चाय कॉफी? शानदार। आगे बढ़े। अब कर लोगे आप सवाल सारे, है ना। तो पहले अपन क्वेश्चंस करेंगे, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ आरएस देखनी है।
उसके बाद दूसरा करेंगे मोर स्टेबल आरएस बनाना है। तो शुरू करें। अरे वाह, पहले ही पेज पे आ गया। ये तो मैंने आपको लिखवा ही दिया रूल। अब ये सारे एग्जाम्पल आपको ट्राई करने हैं। दिख रहा है अच्छे से? बनाओ। इनमें क्वेश्चन लिखा है कंपेयर रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ गिवन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स विद रीजन है। आपको ही बताना है कौन ज्यादा स्टेबल है, प्लस रीजन भी लिखना है साथ में। अच्छे से लिखा करो। अभी बीटेक में भी लिखना है, 4 साल लिखना पड़ेगा। फिर यूपीएससी करोगे तो उसमें भी लिखना है ना। टेक वैक में जाओगे तो फिर लिखने का काम नहीं, फिर कंप्यूटर पे हो जाएगा सारा। आखिरी 4 साल है लिखने के लिए। Which one is more stable and reason for stability? सारे एग्जाम्पल एक साथ लिखोगे या 4-4 करके करोगे? कैसे करें बताओ, कौन सा सही रहेगा? 4-4 करके करें। पहले 4 सॉल्व करो, फिर डिस्कस करते हैं ना। और भाई जैन कैसे हो? पापा ठीक है? तो पापा को दिवाली की शुभकामनाएं बोलना। और दीदी कैसी है? आई थी छुट्टियों में भी? अब सेकेंड ईयर में है ना वो तो। कैसा चल रहा है उसका? खुश है? हो गए? पहले 4 हो गए ना सबके? चलो बताओ फर्स्ट का आंसर क्या रहा? सेकंड वाला ना। सेकंड का रीजन क्या रहा? नेगेटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज मोर स्टेबल। ये रीजन है ना। सेकंड में बताओ। सेकंड में भी सेकंड क्या रीजन है? मोर कोवेलेंट बॉन्ड एंड ऑक्टेट कंप्लीट। थर्ड में बताओ। ए या बी बताओ? ए है ना। क्या रीजन है? न्यूट्रल। न्यूट्रल इज मोर स्टेबल देन चार्ज। फोर्थ बताओ। फोर्थ का बी आएगा। क्या रीजन है? मोर कोवेलेंट बॉन्ड एंड कंप्लीट ऑक्टेट। सबसे पहले चेक करो मोर कोवेलेंट बॉन्ड एंड ऑक्टेट कंप्लीट। ज्यादातर क्वेश्चन तो वहीं पे मतलब आप आराम से सेग्रीगेट कर पाओगे। पहले उनको अलग कर लो जिसके कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा है। सामने रीजन भी लिखा आपने, फोर्थ में लिखा मोर कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट ऑक्टेट। अब ये ट्राई करो। नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे CH2 माइनस NH माइनस। ये पॉजिटिव है C प्लस O माइनस N प्लस O माइनस।
हो गए? सबने ट्राई कर लिए? आंसर बताओ पीते वालों के, क्या आंसर रहेगा बताओ? फिफ्थ का क्या रहेगा? फिफ्थ का बी रहेगा। अगेन मोर कोवेलेंट बॉन्ड एंड ऑक्टेट। सिक्स्थ का क्या रहेगा? सिक्स्थ का भी बी, एन माइनस इज मोर स्टेबल देन सी माइनस, नेगेटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सेवंथ का इक्वल है ना इनका, तो ये ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पे जा रहा है, इक्वल आएंगे ये तो। एट्थ में बताओ, इसमें एक्स कोवेलेंट बॉन्ड है, इसमें तो कम हो गया एक्स माइनस वन, इसमें भी एक्स है, यानी ये सबसे अनस्टेबल हो गया है ना। प्लस ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट है, इसमें तो ऑक्टेट पूरा है, इसमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। बी लास्ट हो गया। अब ए और सी में से कौन? ए होगा ना। वाई ए इज ग्रेटर देन सी, न्यूट्रल इज मोर स्टेबल देन चार्ज। ए ग्रेटर देन सी, और लास्ट में कौन आएगा? बी। समझे आप? ए सबसे ज्यादा, क्योंकि वो न्यूट्रल है। पहले आप लेस कोवेलेंट बॉन्ड और मोर कोवेलेंट बॉन्ड को अलग कर लो ऐसे। सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड और ऑक्टेट, ये ध्यान रखो ना। जैसे नाइन्थ में आपको समझ में आ रहा है सबसे अनस्टेबल कौन है? बी है ना हमारा। बी क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि इसमें कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो गए? कम हो गए। ये एक्स है, तो इसमें कोवेलेंट बॉन्ड कितना है? एक्स माइनस वन, इसमें भी एक्स। ये सबसे अनस्टेबल, लेस कोवेलेंट बॉन्ड एंड इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो क्या आंसर आएगा बताओ? ए इज ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर देन बी। बी सबसे कम। आगे बढ़े। ये ट्राई करो। ये O पे प्लस है, ये C प्लस है, ये भी प्लस है। हो गया? ट्राई कर ली सबने? क्या आंसर रहेगा बताओ? 10th का क्या आंसर है? सबसे पहले इसमें एक्स कोवेलेंट बॉन्ड है, इसमें भी एक्स है, इसमें एक पाई बॉन्ड कम हो गया ना, एक्स माइनस वन है, इसमें भी एक्स है, तो सी तो हमारा सबसे लास्ट हो गया। और वैसे भी देखो इसको बनाया कैसे, देखो कैसे बनाया, ये पाई बॉन्ड तोड़ दिया है ना, पाई बॉन्ड ब्रेक किया तब ये बना ना, तो हमने अनस्टेबल आरएस बना दिया। अच्छा अब बताओ इनमें से कौन स्टेबल होगा? सबसे पहले ए हो गया। ए सबसे स्टेबल क्यों है? न्यूट्रल है वो। अब कौन बच गया? बी एंड डी। बी डी में कौन ज्यादा स्टेबल है? अच्छा इक्वल है बी डी। तो वो एक्चुअली बी डी इक्वल कैसे समझा रहा हो? एक बार रेजोनेंस इधर से किया, एक बार उधर से किया, वो सेम ही आरएस बन रहा है। तो ए के बाद क्या है? बी इक्वल टू डी, और सबसे लास्ट कौन आएगा? सी। समझे भाई? यही आया आंसर आपका। 11th का बताओ क्या आया? सबसे पहले ये एक्स कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें भी एक्स, इसमें एक्स माइनस वन, इसमें एक्स, इसमें एक्स माइनस वन, यानी ये तो हमारे लास्ट हो गए सी और ई।
इसमें सबसे लास्ट कौन, सी या ई? अच्छा सी में देखो ये कार्बन का ऑक्टेट तो दोनों में इनकम्प्लीट है, नाइट्रोजन पे नेगेटिव है ना, इसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, तो कौन ज्यादा स्टेबल हुआ? सी। ऑक्सीजन पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है नाइट्रोजन से ना, यानी O माइनस इज मोर स्टेबल देन N माइनस। चलो अब सबसे स्टेबल कौन होगा? ए, न्यूट्रल हो रहा है ए। फिर बी और डी में कौन, बोलो? बी आएगा ना, बी ग्रेटर देन डी। कैसा आया बी? ए बी डी सी ई। आपने ये कैसे बताया बी डी से ज्यादा स्टेबल है? हाँ वही, नेगेटिव देखो तो ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल है, और पॉजिटिव देखो तो किस पे ज्यादा स्टेबल होगा? एन पे प्लस होगा ना। पॉजिटिव चार्ज स्टेबल किस पे होगा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। नेगेटिव किस पे स्टेबल होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बी इज ग्रेटर देन डी। ये बनाया आपने। चलो 12th का बताओ। 12th में सबसे स्टेबल कौन है? सबसे स्टेबल ए है ना हमारा। और बताओ बी सी डी में क्या होगा? इनमें फर्क, अच्छा इसमें कोवेलेंट बॉन्ड देखो तो एक्स 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 एंड एक्स, ठीक है। अब बताओ बस डिफरेंस क्या है? ये प्लस माइनस चार्ज है ना, इनका डिस्टेंस अलग हो रहा है ना इसमें। अच्छा बी और सी तो बराबर है, बी और सी, क्योंकि नेगेटिव राइट में बनाओ, नहीं बी सी नहीं सॉरी, बी और बी डी बराबर है, ये दोनों बराबर है। नेगेटिव राइट में बनाओ चाहे लेफ्ट में बनाओ, एक ही बात है। तो आंसर क्या रहा? सबसे पहले तो आ गया ए। फिर अच्छा बी सी में ज्यादा स्टेबल कौन है? ऑपोजिट चार्ज मस्ट बी नियरर टू ईच अदर, है ना। ऑपोजिट चार्ज पास में होने चाहिए, लाइक चार्ज क्या होने चाहिए? दूर होने चाहिए। तो बी और डी में, बी और सी में बी ज्यादा स्टेबल है, तो बी इक्वल टू डी ग्रेटर देन सी। ऑपोजिट चार्ज मस्ट बी नियरर टू ईच अदर, है ना, एंड लाइक चार्ज मस्ट बी अवे फ्रॉम ईच अदर। बाकी कोवेलेंट बॉन्ड, ऑक्टेट वगैरह सब सेम है। ठीक है। और 13 में तो देख के ही समझ में आ रहा है डायरेक्ट कि बी सबसे अनस्टेबल है। चार्ज ही चार्ज बन रहे हैं, ऐसे चांद तारे लगा रखे हो जैसे उसने, हर एटम पे कुछ चार्ज बन गया, ये तो अनस्टेबल हो गया। लेस कोवेलेंट बॉन्ड, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। और ए और सी में ज्यादा स्टेबल कौन है? ए ग्रेटर देन सी और बी सबसे लास्ट। वाई ए इज ग्रेटर देन सी? ओ माइनस इज मोर स्टेबल देन सी माइनस। समझ गए आप? आगे बढ़े। अब ये ट्राई करो। हो गए? क्या रहा 14 का आंसर बताओ? क्या रहेगा? ए सी बी। ए तो न्यूट्रल है हमारा, और ऑपोजिट चार्ज नियरर है, पास में ज्यादा स्टेबल है ना। अच्छा सॉरी, ए बी सी ये आएगा ना, पहले न्यूट्रल, फिर ये ऑपोजिट चार्ज आर नियरर टू ईच अदर। ये देखो प्लस दूर जा रहा तो अनस्टेबल हुआ। 15 बताओ। हाँ सबसे कोवेलेंट बॉन्ड तो इसमें कम है ना इन दोनों में, तो सबसे पहले ए ग्रेटर देन बी, न्यूट्रल मोर स्टेबल देन चार्ज, और ए बी इज ग्रेटर देन सी डी, मोर कोवेलेंट एंड कंप्लीट ऑक्टेट। सी और डी में से सी ज्यादा आएगा ना। वाई सी इज ग्रेटर देन डी? नाइट्रोजन पे नेगेटिव है या कार्बन पे नेगेटिव है? एन माइनस इज मोर स्टेबल देन सी माइनस, है ना, नेगेटिव और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। 16 बताओ। 16 तो इक्वल है। 17 बताओ। 17 इक्वल नहीं है। वैसे 17 का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन वो इक्वल नहीं है। 17 में देखो ये है, तुम इसको शॉर्ट में ऐसे समझो कि जब भी ये एक से ज्यादा बेंजीन रिंग हो ना, जैसे नेप्थलीन है, एंथ्रेसीन है, तो उसमें एक ही कॉन्सेप्ट लगता है, मोर इंडिविजुअल बेंजीन रिंग। जो इंडिविजुअल बेंजीन रिंग होता है ना, वो काफी स्टेबल होता है ना, वो उसकी रेजोनेंस एनर्जी की डेटा से पता चलता है। भाई हम जितनी एनर्जी एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, उससे -152 किलोजूल एनर्जी कम होती है बेंजीन की। तो मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है कि जितना इंडिविजुअल बेंजीन बनेगा उतना वो ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। जब एक से ज्यादा बेंजीन टाइप रिंग हो तो मोर इंडिविजुअल बेंजीन मोर स्टेबल,
उससे बताओ कौन स्टेबल होगा, ए होगा या बी होगा? मोर इंडिविजुअल बेंजीन का मतलब क्या? एक को छुपा लो और दूसरे को देखो तो आपको बेंजीन रिंग 6 पाई इलेक्ट्रॉन का लूप दिखना चाहिए, है ना? तो अगर मैं 6, ये एक्चुअल में एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स होता है ना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से स्टेबल हो जाते हैं ये। तो ये बताओ कि अगर मैं इसको छुपा लूं तो तुमको ये रिंग तो एक एरोमेटिक दिख रहा है ना, 6 पाई बेंजीन टाइप, लेकिन अगर मैं लेफ्ट वाली रिंग को छुपा लूं तो राइट में तो 4 ही पाई दिखेंगे आपको। तो दोनों इंडिविजुअल बेंजीन रिंग नहीं है। अब बी में बताओ, ये पाई बॉन्ड कॉमन है ना दोनों में, तो अगर मैंने राइट के रिंग को छुपाया तो भी ये 6 पाई बेंजीन टाइप बन रहा है, अगर लेफ्ट को छुपाया तो भी 6 पाई बेंजीन टाइप बन रहा है, यानी बी इज मोर स्टेबल, मोर इंडिविजुअल बेंजीन टाइप। समझ गए आप? छुपन छुपी करनी है ऐसे, छुपा छुपा के देखो, जितना छुपा छुपा के बेंजीन बना उतना ज्यादा स्टेबल। अब आगे कई इसके रूल है, कई हैं, लेकिन अल्टीमेटली कंक्लूजन यही है, छुपा छुपी। ये छुपा छुपी वाला रूल कब लगाना है? जब एक से ज्यादा बेंजीन हो। समझे? ऐसे नहीं एक ही बेंजीन हो, सर ये भी छुप गई ये भी छुप गई है, एक को तो क्या छुपाना है? समझ गए भाई? आगे बढ़े। अब एक क्वेश्चन लिखो, ड्रॉ मोस्ट स्टेबल आरएस ऑफ द फॉलोइंग। आपको बनाना है मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सबसे स्टेबल कौन? उसके कई आरएस बन रहे होंगे, आपको ड्रॉ करना है मोस्ट स्टेबल आरएस। जेई एडवांस ने 3 अटेम्प्ट कर दिया है इस साल, अगले साल से, बताया ना आपको। इससे तुमको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? उनका कहना ये है कि बच्चे जल्दी 12th के बाद तैयारी करते हैं, तो 1 साल सफिशिएंट नहीं है। वो बात उनकी एकदम सही है कि 12th के बाद जो तैयारी शुरू करेगा जेई की, उसके लिए 1 साल में तो हो ही नहीं पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि उसको 2 साल का कोर्स करना है। उसे 2 साल जेई के लेवल पे तैयारी नहीं की, तो 2 साल का कोर्स होना, जून जुलाई में तो आता है वो, और उसको एग्ज़ाम देना है जनवरी में। 6 महीने में 2 साल का कोर्स करना है। तो उन्होंने लॉजिक लगाया कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, जो गाँव से आते हैं, जो रिसोर्सेज कम है, उनको 2 अटेम्प्ट मिलने चाहिए।
तो तुम जब 11-12 में पढ़ते हो ना, तुम बेसिकली एक तीर से दो शिकार कर रहे हो। वैसे तो 3-4 कर रहे हो, लेकिन दो तो मिनिमम ही कर रहे हो। 12th भी कर रहे हो, जेई की तैयारी भी कर रहे हो, है ना। 1 साल बचा लेते हो तुम, उसको तो हम काउंट ही नहीं करते। खुश होना चाहिए, मैंने पहले ही तैयारी शुरू कर ली। तुम्हारे लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा थोड़ा। मैंने शुरू में ऐसे ऐसे बच्चे पढ़ाए हुए हैं जो 4-4 बार 4 साल तक पढ़े हुए हैं हमसे। मतलब 4 साल तक मैंने देखा है ऐसे 4 बार क्लासरूम में। जब बंसल क्लासेस में पढ़ाना शुरू किया था ना, तो पहले साल पढ़ लिया, जैसे 12th में पढ़ लिया वो, फिर वो ड्रॉपर में आता था, वो बैठा रहता था, ठीक है। फिर अगले साल फिर शुरू हुआ, फिर देख लिया उसको। मतलब मैं ही बोलता था, वो आगे और बैठ जाते थे बच्चे। मैं यार तुम कितनी बार पढ़ोगे यार। तो 3-3 ड्रॉप लेना तो मतलब बहुत बच्चे लेते थे पहला। ऐसा बहुत बच्चे तो नहीं, मतलब ठीक ठाक नंबर होता था। जैसे नीट में हो रहा है ना अभी, 4-5 ड्रॉप लेते रहते हैं बच्चे। वैसे जेई में 2 ड्रॉप बहुत लेते थे। वो डूंगरा राम चौधरी तो ड्रॉपर बच्चा ही था वो। अपने को वो सब नहीं सोचना है, अपने को सोचना है एक ही अटेम्प्ट है हमारे पास, पहला अटेम्प्ट बेस्ट शॉट देना है उसमें। भूल जाना है आगे क्या है। समझ गया भाई। अब बनाओ इसके सबसे स्टेबल आरएस। अच्छा, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए बनाने में? क्या क्या ढूंढना क्या है आपको? आपको ढूंढना है x+1, यानी इसमें x कोवेलेंट बॉन्ड है, +1 बॉन्ड बनाना है। कोशिश करनी है कि नया बॉन्ड बने, पहले कोशिश तो वही होना चाहिए। यानी अपना फोकस रहेगा x+1। x इज नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन गिवन। नया बॉन्ड बनाने की कोशिश करनी है। वो बन जाए तो बढ़िया, नहीं बनेगा फिर बाकी चीजें देखेंगे। फर्स्ट अप्रोच तो x+1 अप्रोच, न्यू बॉन्ड। हो गया। चलो पहले ए, बी कहाँ गया? अच्छा, बी आया नहीं, कोई बात नहीं। अब ये बताओ कि ए में सबसे स्टेबल कौन होगा? ये कार्बोकेटन यहाँ आएगा ना पहले, फिर ये लोन पेयर यहाँ रेजोनेंस में जाएगा। एक्स्ट्रा बॉन्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है ना। एंड ऑक्टेट कंप्लीट, ये हुआ सबसे स्टेबल आरएस। ये बनाया तुमने। सी में क्या होगा? लोन पेयर ये इलेक्ट्रॉन देगा तो नाइट्रोजन पे आएगा प्लस, ये हुआ मोस्ट स्टेबल आरएस। ठीक है ना। डी में बताओ, डी में कैसे होगा? डी में ये नेगेटिव पॉजिटिव ये रेजोनेंस करेंगे, यहां करेंगे, न्यूट्रल बन सकता है ना ये। तो भाई आप नेगेटिव का रेजोनेंस करके यहां नेगेटिव आएगा, फिर नेगेटिव पॉजिटिव से पाई बॉन्ड बना लो। ई में इसके पास डी ऑर्बिटल रेजोनेंस है, तो अपन डी ऑर्बिटल रेजोनेंस कर सकते हैं ना सल्फर में। पहले रेजोनेंस करके नेगेटिव यहां लेके आओ, फिर डी ऑर्बिटल रेजोनेंस कर लो, है ना। सब में एक्स्ट्रा बॉन्ड बन रहा है। एफ का बताओ। एफ में ये कार्बोकैटायन रेजोनेंस करेगा, यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा। तो बताओ क्या x+1 बन रहा है कहीं पे? हाँ, नीचे ऑक्सीजन, जब कार्बोकैटायन यहां आएगा तो ये लोन पेयर से रेजोनेंस कर सकते हैं ना हम लोग। तो x+1 बन रहा है। ये बनेगा मोस्ट स्टेबल आरएस।
ये ट्राई करो, आगे वाली डीपीस मिल गई, तो डीपीस मिली, दिखाना डीपीस दिखाना। इसके आगे नहीं मिली, 62 तक ही मिली है। वही लेना, मैं वही ना, तुम कैच करना है, थोड़ा स्पीच जाना है। हॉस्टल में खेला करो, बॉल लेके कैच कैच खेला करो, उससे है ना मतलब बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी। मोस्ट स्टेबल आरएस बनाओ। हो गए? क्या रहेगा बताओ, जी का क्या रहेगा? जी का तो गिवन ही मोस्ट स्टेबल है ना, इसके तो सभी आरएस इक्वल स्टेबिलिटी के बनेंगे, तो गिवन इज द मोस्ट स्टेबल, या बाकी बनाए वो भी स्टेबल, 5 बनेंगे, पांचों की स्टेबिलिटी बराबर है। एच में आपने रेजोनेंस किया तो ये नेगेटिव यहां आया होगा, फिर यहां आया, फिर यहां आया, और कहां गया? हाँ, जब नेगेटिव यहां आया तो पाई बॉन्ड के साथ NO2 के साथ रेजोनेंस करके यहां भी तो आया। तो बताओ सबसे स्टेबल आरएस कौन सा बनेगा? कार्बन पे नेगेटिव या ऑक्सीजन पे नेगेटिव? ऑक्सीजन पे नेगेटिव वाला बनेगा ना, ये बनेगा सबसे स्टेबल आरएस। समझे आप? अच्छा, नया बॉन्ड तो बन नहीं रहा है, क्योंकि एक बॉन्ड बन रहा है, एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, फिर एक बन रहा है, फिर एक ब्रेक हो रहा है। समझ गए भाई? आई में क्या किया बताओ? फिनेंथ्रेसीन में, इसमें अपन करेंगे कैसे, ये समझ में आ गया? क्या बनाना है हमको? ज्यादा से ज्यादा इंडिविजुअल बेंजीन। तो बताओ कैसे करेंगे? हाँ, एक पाई बॉन्ड यहां बीच में लगाते हैं पहले तो, फिर बाकी लगाएंगे कॉन्जुगेशन में। एक ये बन सकता है ना? इसके अलावा एक और ऑप्शन है, पाई बॉन्ड बीच में लगाएं और इसका पाई बॉन्ड यहां से करते हुए ऐसे बना लें, डबल बॉन्ड। अरे ये कम हो गया, ये वाला। तो बताओ इन दोनों में से स्टेबल कौन है? ये वाला ज्यादा स्टेबल है ना? कैसे? इंडिविजुअल बेंजीन। इस बार हम कितने रिंग को छुपाएंगे? 2 को। जैसे इन दोनों को छुपाया, ये इंडिविजुअल बेंजीन है ना, फिर इन दोनों को छुपाया, इसको और इसको छुपाया, तो भी ये भी रिंग भी इंडिविजुअल बेंजीन। तो फर्स्ट रिंग ये इंडिविजुअल बेंजीन, सेकंड ये इंडिविजुअल बेंजीन, थर्ड में ये छुपाया, ये इंडिविजुअल बेंजीन। इसमें क्या दिक्कत है? हाँ, अगर इन दोनों को छुपाएंगे तो ये बेंजीन नहीं बन रहा है ना? ये पाई बॉन्ड यहां होना चाहिए। बात समझे आप? तो ये मोस्ट स्टेबल ऑल इंडिविजुअल आर बेंजीन, है ना? अच्छा ये बताओ, ये 3 डिग्री कार्बोनाइन ज्यादा स्टेबल होता है या 1 डिग्री कार्बोनाइन?
3 डिग्री कार्बन आयन और 1 डिग्री कार्बन आयन में ज्यादा स्टेबल कौन होता है? 1 डिग्री होता है ना हमारा। और 3 डिग्री कैटायन और 1 डिग्री कैटायन में ज्यादा स्टेबल कौन होता है? 3 डिग्री कैटायन होता है। इसमें तुमने ये कॉन्सेप्ट क्यों नहीं लगाया, मोर कोवेलेंट बॉन्ड मोर स्टेबिलिटी? इतने सारे बॉन्ड ही बॉन्ड है। अभी तक तो अपने पूरे लेक्चर में डिस्कस किया कि एक भी बॉन्ड बन जाए तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और इतने सारे बॉन्ड हैं। तो मेरा सवाल समझे? तो यहां हम क्यों नहीं देख रहे हैं कि मोर कोवेलेंट बॉन्ड, और आज हमने एक बॉन्ड पे इतना एम्फेसाइज किया। आज की बात और इसकी बात में क्या फर्क है? आज की हेडिंग देखो, पहला पेज निकालो, फर्स्ट हेडिंग देखो। आज अपने हेडिंग क्या लगाई थी? क्या हेडिंग लगाई थी? रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। किसी भी एक मॉलिक्यूल के जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं उनकी स्टेबिलिटी क्या है, वो हमने डिस्कस की है। हमने 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल डिस्कस नहीं किए थे, समझे आप? क्या ये एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? नहीं है। यहां तो हम देखेंगे चार्ज कितना डिस्पर्स हुआ, उतनी स्टेबिलिटी। क्या ये एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? ये भी नहीं है। तो मोर कोवेलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट ये जो हमने डिस्कस किया किसके लिए? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेम मॉलिक्यूल। सेम मॉलिक्यूल ही होता है, समझे आप? ऐसे क्या पूरे लेक्चर मोर कोवेलेंट सुना ना, मोटिवेशन आ जाता है कि आज लगाऊंगा सब जगह मोर कोवेलेंट बॉन्ड। बात समझ में आई तुम्हारे? ठीक है। अब तुम्हारे पास जितनी डीपीपी है सारे ट्राई कर लेना, है ना? तो अपना रेजोनेंस हो गया पूरा। इसके बाद एक हाइपर कॉन्जुगेशन है, वो करना है। ये 3 इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से आएंगे तो बाकी, और उसके आगे इसकी एप्लीकेशन है वो आसानी से आ जाएगी। आसानी से मतलब पढ़ने से आएगी, है ना? आसानी से नहीं आएगी, ठीक है ना? तो क्या बना के लाना है? डीपीपी कहां तक बनानी है आपको? आखिरी डीपीपी तक, 62 तक, ठीक है? चले फिर। और दिवाली वगैरह सब बढ़िया रही एकदम अच्छे से? कितने लोग घर गए थे? कितने लोग घर नहीं गए? और जिनका घर कोटा में नहीं है, जो कोटा के नहीं है और घर नहीं गया, अच्छा, तो कैसा लगा तुमको यहाँ रह के? है ना? बहुत बुरा लगा? पूरे हॉस्टल में सारे बच्चे चले गए होंगे, 5 बच्चे रह गए। अच्छा, फ्लैट में रहता है? अरे यार, फिर तो और कैसा लगा? फ्लैट में रहते हो? अच्छा। अरे भाई, औरंगाबाद? अच्छा, घर वाले आ गए थे इधर। एक और था ना? एक और ना, हाथ ऊपर किया तुमने? अच्छा, यहाँ आ गए। बाकी अगर तुमको रियल कोटा देखना हो ना तो दिवाली के समय देखना भाई। कोटा तो क्या है कि बच्चे आते हैं, तो होता ना भाई, जैसे मान लो अभी पिछले साल शायद 1.5 लाख बच्चे थे, इस बार 1 लाख कुछ बच्चे हैं, 1 या 1.25 लाख है। तो वो जब 1.25 लाख बच्चे आते हैं तो उसके साथ हॉस्टल में जो काम करने वाले लोग भी आ जाते हैं, है ना? फिर टैक्सी वाले भी आ जाते हैं, तो उनसे रिलेटेड कितने लोग आते हैं? तो एक बच्चा आता है तो उसके साथ समझ लो 1-2 नए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होते हैं ना, उससे लोग आ जाते हैं। तो शहर की पॉपुलेशन 3-4 लाख बढ़ जाती है एकदम। अब एकदम से 4 लाख लोग हटा दो तो कैसा लगेगा शहर, है ना? तो दिवाली के समय एक छोटा, वैसे कोई बड़ा कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी तो है नहीं, है छोटा शहर है। तो छोटा शहर में सारे बच्चे निकल गए, 90% बच्चे चले जाते हैं, 90 क्या 95% बच्चे चले जाते हैं। तो एकदम ऐसा लग रहा है यार कहीं मतलब गांव में आ गया। समझ गए भाई? व्हाट्सएप वगैरह देखते नहीं क्या? अच्छा, यूज नहीं करते? तो एक दोस्त बनाओ तो यूज करता है ना? और उसको बोला करो कोई अपडेट आया तो मुझे बताएगा, है ना? आज के लेक्चर की फिर तुम रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है? मिलते हैं फिर आगे, हैं? ओके भाई।